हेलो दोस्तों, मेरा नमस्कार। बिहार का अगला सीएम कौन होगा? जी हाँ, बिहार का अगला सीएम कौन होगा? इसमें दो पक्ष होते हैं बिहार में। बिहार ही नहीं, पूरा इंडिया के पॉलिटिक्स में जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो हम लोग नेपोटिज्म नेपोटिज्म चिल्ला रहे हैं। उसी नेपोटिज्म का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण, पता नहीं उस नेपोटिज्म से कितना फायदा कितना हानि होता है भारत को, ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन चूंकि राजनीति में नेपोटिज्म ऐसा भरा पड़ा है बिहार में, बिहार ही नहीं पूरा इंडिया में, कि उससे पूरा इंडिया को हानि होती है। तो बिहार के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि नेपोटिज्म के बाय प्रोडक्ट को, नेपोटिज्म से पैदा हुए बाय प्रोडक्ट जो हैं उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और एक है जो एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर है श्री नीतीश कुमार, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक की बात नहीं कर रहे हैं जिनके तरफ आपका इशारा जा रहा है, लालू फैमिली की बात नहीं कर रहे हैं। लालू फैमिली के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। हाँ, तो उनके बारे में सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। नेपोटिज्म में और उदाहरण है, मौसम वैज्ञानिक के सुपुत्र चिराग पासवान भी नेपोटिज्म के उदाहरण है। जी हाँ, हालांकि जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, राजे रजवाड़े को शासन को इसलिए ख़त्म किया गया, लोकतंत्र इसलिए लगाया गया कि जो राजा का बेटा होता है वो इनकैपेबल भी होता है, वो क्षमतावान नहीं भी होता है, फिर भी उसको राजा बना दिया जाता है और वो अच्छे से रूल नहीं करता है। डेमोक्रेसी इसलिए लाया कि लोग यहाँ का शासन करेंगे। तो हम तो मानते हैं, हम तो जिस तरह का चलन देख रहे हैं भारत में कि अभी कम से कम, हालांकि बीजेपी की गवर्नमेंट ने, ये मानिए ना मानिए, वहाँ थोड़ा नेपोटिज्म कम है। नेपोटिज्म वहाँ भी है लेकिन थोड़ा कम है। जी हाँ, हालांकि मोदी को कोई सुपुत्र पुत्र होते तो पता नहीं, वो उनका भी होता है नेपोटिज्म, वो भी करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल कम है। तो मैं उस मुद्दे पे आता हूं कि नेपोटिज्म क्या है। भाई भतीजावाद आप जो समझ रहे हैं, तो लोकतंत्र में जो राजशाही थी, हम तो इसको राजशाही से भी खत्म मानते हैं। जी हाँ, इससे अच्छा कुछ हद तक राजशाही थी कि बचपन से पिछले जमाने में गुरुकुल में भेज के, ए में भेज के, वे में भेज के उसको उसके लिए तैयार किया जाता था, गुरूम किया जाता था। लेकिन इस नेपोटिज्म की तो कोई बात ही नहीं किया जाए। नेपोटिज्म भारत में सब जगह है। मैं सिर्फ तेजस्वी यादव को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप नेपोटिज्म की बात बोलें तो आप देख लीजिए कांग्रेस में नेपोटिज्म। जी हाँ, इंदिरा गांधी से लेके, राजीव गांधी से लेके राहुल गांधी तक। हालांकि उस नेपोटिज्म के बाय प्रोडक्ट इंदिरा गांधी को मैं अच्छा मानता हूं, इसलिए अच्छा मानता हूं कि इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री के कैबिनेट में काम की थी, जिससे उनको कुछ एक्सपीरियंस मिला था और बाद में जाके वो अच्छा काम भी की इंडिया के लिए। लेकिन उसके बाद जो कुछ आए उनके बारे में छोड़िए। आइए बिहार में। बिहार लोगों के पास पूरा भारत जब विकास कर रहा था, तो बिहार किस में लगा हुआ था? बिहार जातिवाद में लगा हुआ था। जी हाँ, बिहार लोगों को बराबरी पे लाने में लगा हुआ था, लालू के शब्दों में। और बराबरी किस हद तक बताएं, ये भी बताए हैं। लालू जी जो गरीब थे उनको ऊपर नहीं उठाए, जो राजा थे उनको नीचे कर दिया और बराबरी कर दिए। जी हाँ, उसमें लगा हुआ था। और जब लालू की शासनकाल थी 2005 से पहले तक, उनकी पत्नी की थी तो लालू की ही थी, वो तो अनपढ़ मुख्यमंत्री बेचारी क्या करेगी। तो जब लालू जी की शासनकाल थी तो लालू जी क्या बोलते थे? लालू जी के शासनकाल में मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है, मैं बच्चा ही हालांकि था, लेकिन उन्हीं की शासनकाल में मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है किस सिचुएशन होता था। लालू जी के शासनकाल में दिया के नीचे पढ़ना पड़ता था, ये बात सच थी। और रोड इतना गड्ढा होता था कि आदमी कहीं कहीं डूब जाता था रोड में, ये बात भी सच थी। अगर कोई एक आध नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है बेचारा, भले 4th ग्रेड का नौकरी कर रहा हो या C ग्रेड का नौकरी कर रहा हो, उसका एक आध बेटा है, 2 बेटा है, उसके बेटों को छुप के रहना पड़ता था, पता नहीं कल अपहरण हो जाए, 5 लाख मांग ले इससे, स्कूल तक नहीं भेजता था बाप लोग, ये भी बात थी। और जातिवाद के संघर्ष में 2 इधर से मर आगे, 2 उधर से मर आगे। हालांकि जिस मैं एरिया से रहता हूँ उन्हीं के शासनकाल में कुर्मी भूमियारों में संघर्ष होता था, 4 भूमियार मार दिए गए, 2 कुर्मी मार दिए गए, 3 यादव मार दिए गए, ये सारी सिचुएशन होते रहता था। तो एक वो शासनकाल था। और जब नीतीश कुमार आए, जनता ने उनको वोट दिया। हालांकि लालू उस समय जब 2005 से बोले कि इस बार जनता के लिए करेंगे, हाँ, तो अब जनता के लिए खाक करिएगा, आपको जनता करने देगा तब ना करिएगा। लेकिन बिहार की जनता की एक बात और बोलता हूँ,
चलिए अभी लालू की बात है तो लालू की फैमिली के जो सीएम होने वाले हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। उनके जो सुपुत्र हैं वो 9वीं फेल है। जो उनकी बारिश है, जो उनकी विरासत संभाल रहे हैं वो 9वीं पास ही है, 10वीं फेल है, तेजस्वी यादव। और लालू यादव के 9 पुत्र पुत्रियों में से सबसे छोटे हैं। जी हाँ, क्रिकेट भी खेले, पहले तो स्कूल में फेल हुए ही, उसके बाद क्रिकेट खेले, क्रिकेट में फेल हुए। हालांकि क्रिकेट में फेल होना कोई खराब बात नहीं है, फेल होता है आदमी। लेकिन आप लोग समझिए 9वीं पास इस जमाने में आपका मुख्यमंत्री बनेगा तो किस तरह का मुख्यमंत्री रहेगा। मैं बिहारियों की बात बोल रहा हूँ। जी हाँ, और भाई भतीजावाद का सबसे चरम उदाहरण ये है, अगर तुमको साफ ही करना है तो पहले इसको साफ करो, इस भाई भतीजावाद को राजनीति से साफ करो। मैं सबको बोलता हूँ। हालांकि कुछ और भाई भतीजावाद वाले लोग हैं बिहार में, जैसे कि मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान, वो भी बॉलीवुड में गए, उनको वहाँ दाल नहीं गला तो क्या किए, फिर बिहार आ गए। और उनके बाप, उनके पिता ये कह रहे थे कि इंटरव्यू में कि ये मूवी में चले ना चले, इसको राजनीति में तो हम सेटले कर देंगे। जी हाँ, अपने इंटरव्यू में बोले थे जब उनकी मूवी रिलीज हो रही थी, तो मूवी में है इसलिए हम इसे डर लग रहा है, राजनीति में हम इसको सेटले कर देंगे। और उनके पार्टी के लोगों को भी सोचना चाहिए, रामविलास पासवान के पार्टी के लोगों को, कि जिस जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, पासवान जाति को, उसकी पॉपुलेशन 3-4% बिहार में है। तो पहले भी प्रदेश अध्यक्ष वही फैमिली का होता था। पहले बाप होता था, भाई होता था, अब उनके बेटा होता है अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष उनके भाई होते हैं। तो उनके जो लीडर हैं उनको समझना चाहिए, उनके जो कार्यकर्ता है उनको भी समझना चाहिए, क्या उनके अगर उन्हीं की जाति की पार्टी है तो उनके जाति में कोई दूसरा लोग आगे बढ़ने के लिए नहीं थे। हाँ, एक चिराग पासवान है, हालांकि वो भी कंटेंडर है मुख्यमंत्री के दौड़ में, मैं वो भी बताऊंगा। हालांकि अभी नीतीश कुमार की चर्चा कर देते हैं, फिर इन पे आते हैं। और क्या है, नीतीश कुमार। जी हाँ, नीतीश कुमार 15 साल से ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कुछ हद तक सफलता पाई। किसमें सफलता पाई वो भी बताते हैं। सड़कें बनवाई, बिजली दिए, लड़कियों को प्रोत्साहन के लिए काम किया। लेकिन पिछला 10 साल तो वो अच्छा काम किए, इस 5 साल वो भी गुड़ गोबर कर दिए, उस हिसाब से कुछ नहीं कर पाए। उस हिसाब से वो भी कुछ नहीं कर पाए इस 5 साल इनका एक फेल्योर कार्यकाल में जाएगा। इन्होंने क्या किया, बिजली दिए, सड़कें बनवाई, ये काम तो हुआ, मैं मानता हूँ। लड़कियों को साइकिल मिली, स्कूलों में पोशाक मिला, ये सारी चीज़ें हुआ। लेकिन इनके ज़माने में भी एजुकेशन सिस्टम भ्रष्ट हो गया बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सबसे खराब करने का श्रेय तो लालू को जाता है। क्योंकि लालू ने तो क्या किया था, टीचर भर्ती ही नहीं किए थे। नीतीश कुमार ने टीचर भर्ती किए थे, इनकेपेबल कर दिए बहुत सारे लोगों को। डिग्री पे भर्ती करिएगा तो यही सब होगा। वो भी 2-3 दिन के लिए लोग हुए हैं टीचर बने हैं, ऐसे टीचर थे बिहार में, ऐसे लोगों की भर्ती किया गया। ठीक है, कुछ अच्छे टीचर आए, लेकिन जब मेजॉरिटी टीचर खराब आ जाएंगे तो अच्छे टीचर दब जाएंगे उसमें। उनका एजुकेशन सिस्टम फेलियर हो गया बिहार में। और अभी जिस तरह से बहाली ले रहे हैं वो उसका ताज़ा उदाहरण है। नीतीश कुमार यहाँ फेल हुए। और जब लालू के साथ मिले पिछला बार, तो लालू के साथ अपना राजनीति चमकाने के चक्कर में कुछ ऐसे लोगों को भी जितवा दिए कि बाद में उनसे बदा ही नहीं। वो लोग बदा जो बिहार के वो समझ रहे होंगे, उनके कंट्रोल में नहीं रहा, अनकंट्रोलेबल हो गया उनसे। और वो इस बार भी काम नहीं किए हैं, इस बार उनका कार्यकाल खराब रहा है। तो बिहारियों को अब, क्योंकि 15 साल का समय होता है, 15 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। 1 साल जीतन राम मांझी को निकाल दीजिए तो लगभग 15 साल जो समय था, 15 साल ये मुख्यमंत्री रहे बिहार के। हाँ, तो इनको बहुत ज़्यादा दिया गया समय इनके पास भी था। ये भी अपने कमजोरियों को छुपा नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस के समय सारा बिहारी बाहर क्यों जाता है, आप भी समझते हैं ना। बोले 20 लाख लोग को बाहर लाए और अपने आप को छाती चौड़ा करके बोले थे कि हम 20 लाख लोग को बाहर से ले आए, और 20-40 लाख लोग भाग के भी आ गए बिहार, जो उनके बिना कहे। उसमें हम भी एक थे। हाँ, हालांकि जब रेगुलेशन चेंज हुआ था तब आए थे, जिसमें गवर्नमेंट का योगदान नहीं रहा लाने का। लेकिन ये सारी सिचुएशन हुई, तो बिहारी बाहर क्यों जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इनका भी योगदान है। इन्होंने भी कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई है। और अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले जब चुनाव आया है, तो बिहार में के लिए क्या नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की है। अभी जाके जब इनकी ये कुछ कर नहीं सकते उस इंडस्ट्री पॉलिसी पर, जस्ट मुखौटा स्वरूप दे दिए हैं। अगला बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या करेंगे नहीं करेंगे सो तो अलग बात है।
5,000 करोड़ रुपये लगाते एक नया प्रोजेक्ट बन जाता बिहार में। एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी है इनके ज़माने में, छोटे मोटे कुछ छोड़ दें तो। ठीक है, ये नीतीश कुमार की हाल है। तो बिहारियों को ये समझना चाहिए अभी जो सिचुएशन बन रहा है एनडीए के गठबंधन और आरजेडी के गठबंधन में, तो एनडीए वाले में नीतीश कुमार है, बीजेपी है और चिराग पासवान वाली पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी। हालांकि चिराग पासवान नीतीश कुमार को टॉर्चर करते रहते हैं, जब मन होता अनाप शनाप बोलते रहते हैं। वो इसलिए बोलते रहते हैं कि 243 सदस्यीय विधानसभा सीट में से उनको सीटें कुछ अच्छी मिले, जो कि चांसेस इस बार कम है, उनको 30 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। और वो सीटें ज़्यादा चाह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी सीटें लेगी। हाँ, तो ये अनाप शनाप बोल के अपने आप को बाहर ला के वो कुछ सीटें ज़्यादा लिया जा सके नीतीश कुमार से। और बीजेपी के हक में है कि रामविलास पासवान के सुपुत्र को लोक जनशक्ति पार्टी को बनाए रखा जाए गठबंधन में। इसलिए बनाए रखा जाए कि इनकी जाति की रिप्रेजेंटेशन है ही, उसके ऊपर नीतीश कुमार पे लगाम भी लगाया जाए। और चिराग पासवान की पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन 2014 के लोकसभा में नीतीश कुमार के कारण ही बीजेपी को गठबंधन करना पड़ा चिराग पासवान की पापा वाली पार्टी से। और उस पार्टी में गठबंधन करके वो चुनाव जीते और इनको भी जिंदा कर दिया, इनकी भी पार्टी को बीजेपी, और जिंदा कर दिया तब मुंह उठाए हैं। हालांकि नीतीश कुमार ऑपरेशन चिराग में लगे हुए हैं, चिराग को किनारे लगाने के चक्कर में। मांझी को अपने यहाँ ला लेंगे और इनको किनारे लगा देंगे, इसमें नीतीश कुमार लगे हुए हैं क्योंकि उनके खिलाफ बोल रहे हैं। और अगर ये अलग लड़े तो हमारे हिसाब से तो इनका कल्याण हो जाएगा बिहार में, चिराग पासवान का कल्याण हो जाएगा बिहार में। खुद जीतने की शक्ति नहीं है अगर बिना गठबंधन के लड़े तो, क्योंकि मेरा ही जिला से ये सांसद है, मुझे पता है सिचुएशन क्या है लोक जनशक्ति पार्टी की। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर ये 10-5 सीटें जीत जाए, हालांकि मुख्यमंत्री बनने की ख्वाब ये भी देख रहे हैं, ये लालू के सुपुत्र से थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि लालू के सुपुत्र तो डायरेक्टली आके ये बोल देते हैं, बहुत सारे 2 सुपुत्र हैं, एक सुपुत्र तो ये आके बोल देते हैं कि मोदी को चमड़ी उधर लेंगे मार के बिहार आएगा। तो कम से कम आप ये भी तो समझिए कि आप किसको बोल रहे हैं और कहाँ बोल रहे हैं, पब्लिकली बोल रहे हैं। तो उनसे थोड़ा अच्छा सिचुएशन है इनका, ये थोड़ा समझदार है, थोड़े पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो इनको समझ थोड़ी है, ये बोलते हैं लॉजिकल बातें कुछ हद तक। तो लेकिन मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब इनके पास भी है। और जो रिमेनिंग है कन्हैया कुमार, उनका बिहार में कुछ नहीं चलने वाला है। कन्हैया का क्या है बिहार में, देखिएगा ना, वो खुद नहीं जीतेगा, कहीं से दूसरे को क्या जिताएगा। और ओवैसी की पार्टी है, कांग्रेस तो पिछलग्गू है आरजेडी का, वो कहीं नहीं जाएगा, आरजेडी के साथ ही लगा रहेगा पिछलग्गू, जिसके कारण जो उसकी अपनी वोट बैंक थी वो भी खत्म हो जा रहा है बिहार में। जो उसका ट्रेडिशनल वोट बैंक था वो बीजेपी की तरफ जाने के लिए मजबूर है। ठीक है, और ओवैसी की पार्टी घोषणा कर दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे बिहार में। तो मैं ये भी बोलता हूँ कि चाहे आप नीतीश कुमार रहो, एनडीए गठबंधन को इस बार मुसलमानों को वोट नहीं मिलने वाला है। मुसलमानों का वोट बहुत कम मिलेगा, निग्लिजिबल मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह का ट्रेंड चला दिल्ली के चुनाव में कि अब वो जान गए हैं कि हमको बीजेपी को हराना है, इसका मतलब सबको हरा देना जो भी इसके साथ है, तो कोई उसको वोट नहीं देंगे। वो सारा वोट कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन में जाएगा, ये सच्चाई है मुस्लिमों का, विद ड्यू रिस्पेक्ट यही सच्चाई है। और ओवैसी की पार्टी जो आ रही है उनकी भी कोई अब बिहार में वो नहीं है। लोग कितना भी ओवैसी को मान ले, ये कर ले, 1-8 सीट मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन ओवैसी को पार्टी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो जानते हैं कि इसको देके वोट बर्बाद करेंगे हम, इससे अच्छा कांग्रेस आरजेडी को दो, जिससे बीजेपी को बाहर रखा जा सके। लेकिन अभी भी हाई चांसेस है कि यही गठबंधन से मुख्यमंत्री बनने वाला है, जिसका नीतीश कुमार अभी के सिचुएशन में प्रबल उदाहरण है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, प्रबल संभावना है। ये सिचुएशन बन रहा है बिहार में नीतीश कुमार का। और इधर जो है लालू के सुपुत्र जी हैं, इनका भी चांसेस है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मैं इनको निगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके कंपेयर में थोड़ा कम चांसेस है। और अब बिहारियों को समझना चाहिए कि अनपढ़ 9वीं पास को हम बिहार का मुख्यमंत्री बना दें, बिहार का कार्यभार दे दें, तो फिर आपकी मुसीबत और आपकी अच्छाई तो आप जाने। आपको मुबारक, बिहारियों को मुबारक, आप जिसको चूज करो। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे एक सीनियर है, पढ़े लिखे हैं, एक अच्छे पोस्ट, एक अच्छा एडुकेटेड फैमिली से है, तब अगर लालू को कुछ बोल दें उनके पास, उनके खिलाफ, तो आप पे चढ़ दौड़ेंगे। ऐसी ऐसी जहनीत वाले लोग बिहार में भरे पड़े हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ रह गई इनकी बात। तो हालांकि एक ये चांसेस है कि बीजेपी और नीतीश की इक्वल सीटें बटेगी, लगभग 100 के करीब सीटें बटेगी। बीजेपी कुछ ज़्यादा सीटें जीत जाए नीतीश कुमार से। और इधर जो छोट भाईबंद पार्टी है
लालू की शब्दों की बात बोल रहे हैं, जो कि लालू के गठबंधन में भी हैं, कुशवाहा उसवाहा जैसे, मुकेश सहनी जैसे, मांझी उंझी का 2-4 सीट जीत जाए तो उनके, और कुछ इंडिपेंडेंट भी जीत जाए तो उनको तोड़ के अपना नया कैंडिडेट से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो उसमें मैं एक प्रबल उदाहरण दूंगा राकेश सिन्हा का, बिहार का। भले वो आरएसएस का चेहरा है, लेकिन पढ़े लिखे हैं, एक अच्छा बात बोलते हैं, तो उन पर भी गौर किया जा सकता है। मैं पॉसिबिलिटी बताया, मैं उनका कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, आप लोग मत समझिए कि हम भी आरएसएस से ही हैं, ठीक है। लेकिन जो सच्चाई है वो तो बोलेंगे ही। ये सारी सिचुएशन बिहार में अभी है। हालांकि बिहार में भी मत फुटबॉल होने वाली है सीटों के लिए, क्योंकि लालू के गठबंधन में भी आरजेडी का जो गठबंधन है, महागठबंधन जिसका नाम है, महागठबंधन जैसी कोई चीज़ नहीं है, उनके गठबंधन में भी छोट भैयन पार्टी बहुत सारे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी, और कांग्रेस है, मांझी जी की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है कुशवाहा जी की। तो इनके यहाँ भी भीड़ लगा हुआ है, हाँ भीड़ लगा हुआ है। तो अभी तो मत फुटौल होगा सीटों के लिए, मांझी अनाप शनाप बोल रहे हैं कि निकल जाएंगे उधर जाएंगे, तो अब एकाध पार्टी इधर उधर हो सकता है सीट के लिए। मतलब महागठबंधन से बाहर आ सकता है, कोई तीसरा गठबंधन बना ले, लेकिन तीसरा गठबंधन का बिहार में कोई औचित्य नहीं है। यहाँ जातिवाद की और भाई भतीजावाद की राजनीति होती है, ठीक है दोस्तों। मैं ये सारा सिचुएशन रख रहा हूँ, आपको चूज करना है कि किसको चूज करें, और हमारे हिसाब से बिहार में चेंज लाइए। चेंज भी ला सकते हैं बिहार में, अगर आप चाहें तो कोई तीसरे आदमी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है, बिहार की जनता है, हम कोई जजमेंट नहीं दे सकते, ठीक है दोस्तों। मैं ये सारी सिचुएशन आपके पास रखा, और आगे आने वाले क्योंकि नीतीश कुमार की भी आयु 69 वर्ष हो गई है, 69 वर्ष हो गई है। हालांकि ये लालू के ज़माने से कुछ अच्छा काम किए, लेकिन ये भी अप टू द मार्क नहीं कर पाए। पहले भी बिहार में बाढ़ आती थी, अब भी बाढ़ आती है बिहार में, ठीक है दोस्तों। हालांकि केंद्र सरकार को भी इसके लिए मैं जिम्मेवार मानता हूँ, वो अलग बात है। तो मैंने सारा सिचुएशन आपको रख दिया, अभी के सारा सिचुएशन आपको रखा हूँ, और अब आपको समझना है, बिहारियों को समझना है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, भाई भतीजावाद के बाय प्रोडक्ट को बनाया जाए कि जो कि ऑलरेडी, हालांकि ऑलरेडी उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 9वीं पास ही ऑलरेडी उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और उनके भाई भी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। तो आप लोगों को चूज करना है, आप लोगों का भविष्य। मैंने सारे सिचुएशन दिखाया आप, लेकिन आप जिसको भी वोट देना है इस बार, इंडस्ट्री जो भी बोलेगा कि बिहार में हम इंडस्ट्री लगाएंगे, उसको ध्यान में रख के वोट देना। इस बार भाई भतीजावाद और जातिवाद पे वोट नहीं देना, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। रिमेनिंग आप समझिए। अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों।